आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ बातें आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो उसे मैं लेकर आया हूं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और इस बार मैं पूरी उम्मीद लगाकर कह रहा हूं। और मेरी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट इसे देखते हैं, जितने भी देखते हैं, कम ज्यादा नथिंग मैटर, ये कोई मैटर मायने नहीं रखता। लेकिन जो भी देखते हैं, जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं, वो कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखें। वो चाहे आलोचना हो, चाहे सुझाव हो, चाहे अपने विचार हो, या आपने इस क्लास के माध्यम से क्या प्राप्त किया है, आप कहना क्या चाहते हो, क्या आपको लगा कि आपको एक सिस्टमेटिक चीजें मिल रही है, मुझे इसके बारे में जरूर अवगत कराएं। मैं आपके कमेंट को अपने चैनल पर लाऊंगा नाम के साथ, वहां अपना नाम जरूर लिखें। तो अपनी बात मुझे जरूर कहें, मुझे ना उम्मीद मत करना प्लीज। आपके विचारों से ही मैं आगे चलता हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि यदि 10 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं तो मेरा टारगेट ये होता है कि 10 में से 10 को मैं सिलेक्ट करवाऊं, उनको एग्जाम देते समय किसी बाधा का अनुभव ना हो। ये मेरा सपना है और मेरी आत्मा की आवाज है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे। क्लियर? आइए, इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। ध्यान रखें। 5 बजे वाली क्लास, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मेरा पहला जो पेज है वो सीपीआई पर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। महंगाई से पूरा भारत जूझ रहा है और महंगाई के बारे में जो जानकारी देते हैं वो यही देते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये जानकारी देते हैं। मुद्रास्फीति, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हो, उसी की ही बात करने जा रहा हूं। और वर्तमान में जो महंगाई का दौर चल रहा है, उस स्थिति में आप देख सकते हो कि ये कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन कुछ नए रूप में आज मैं बता रहा हूं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जब ये परिवर्तित हुआ हो और इस पे क्वेश्चन आया नहीं हो। इसलिए मेरी बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई के बारे में बताता है, आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, मुद्रास्फीति के मापन की एक यूनिट है, इकाई है ये। जिस तरीके से डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है, इसका नया आधार वर्ष बेसल ईयर इसका बदल चुका है। यह है 2024। ध्यान रखना, इससे पहले 2012 था। यह भी आपको ध्यान रखना है। कितनी वस्तुएं शामिल है टोटल, मैंने जो पिछली बार आपको बताया था तो वहां मैंने आपको यह लिखा था 358, ये बताया था। क्लियर? तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने यहां पर इसको तोड़कर बताया है 358 कैसे है। आप जानते हो, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए वस्तु और सेवाएं महत्वपूर्ण होती है। वस्तु मतलब गुड्स और सेवाएं मतलब सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जैसे इंटरनेट हो गया, होटल रेस्टोरेंट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब सेवाएं होती है, सर्विसेज होती है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये भी सर्विसेज के तहत आता है। ये वस्तु है मार्कर। क्लियर? वस्तु और सेवाओं में तो 308 वस्तुएं। यदि आपसे कहते कितनी वस्तुएं हैं तो 308। इससे पहले 259 थी, ये भी ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी वस्तुओं में वृद्धि हुई है। सेवाएं पहले 50 थी, सॉरी वर्तमान में 50 कर दी गई, इससे पहले 40 थी। ये आप ध्यान से, ये आंकड़ों को अच्छे तरीके से आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कठिन से कठिन भी यदि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं को उलझा कर पूछेगा आपसे। तो ये 358। यदि बाई चांस आपसे कह दे कि 358 इस बार है तो पहले कितना था
तो ये आपके सामने है 992 पहले टोटल वस्तु और सेवाएं जो थी वो 299 थी, 299 थी, जो बढ़कर 358 हो गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला 2024। लेकिन ये जो 2024 वाला है ना, ये हर स्टूडेंट करके आएगा। जो मामला 70 और 30 का बचेगा ना, वो ये होगा। 358 भी सबको याद होगा, लेकिन 299, अब वस्तुओं और सेवाओं में कितनी वृद्धि हुई है, तो 359 में से 299 घटा दो, आपको पता लग जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखना भी ये बात। एक चीज जो नई ऐड कर रहा हूं, सबसे ज्यादा भारांश किसका है? भारांश मतलब वेटेज, किसका वेटेज ज्यादा है? तो खाद्य व पेय पदार्थों का, मतलब भोजन से संबंधित है। 36.75% है। ये याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत सबसे ज्यादा भारांश किसका है? तो खाद्य व पेय पदार्थों का होता है, क्योंकि आगे दूसरा जो है पेट्रोल डीजल गैस होता है ये, ठीक है ना, दूसरे नंबर पर, कहीं आप उस पर ना चले जाएं। तो सबसे ज्यादा भारांश खाद्य व पेय पदार्थ का होता है। नेक्स्ट एक प्राइज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज 2026। 2023 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और 2 कैटेगरी में दिया जाता है। ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये, एक तो संस्थागत श्रेणी मतलब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी इंग्लिश में लिखना चाहो तो, और एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी तो है, इसमें जो राशि दी जाती है वो 51 लाख रुपए है, और जो इंडिविजुअल कैटेगरी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें जो राशि होती है ये 5 लाख रुपए होती है। अब इसमें जो संस्थागत श्रेणी में जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया है। और इंडिविजुअल कैटेगरी में जो ये दिया गया है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलके को दिया है। ये नाम याद रख लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि 2024 में वायनाड केरल में बाढ़ आई थी। केरल का एक स्थान है वायनाड, जहां से राहुल गांधी जो है एमएलए हैं, वहां बाढ़ आई थी। तो वहां जो बाढ़ आई थी उसमें इन्होंने का योगदान जो है महत्वपूर्ण रहा। वायनाड क्षेत्र से राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा था एमएलए का, ध्यान रखना ये भी। हालांकि उस समय 2 सीटों से लड़ा था उन्होंने, फिर उन्होंने 1 सीट रखी थी। खैर ये तो बेसिक बातें हैं। आइए यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, देखिए इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कोई सीमा नहीं है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो नारा कब दिया था, इनको नेताजी किसने कहा था, इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहा था, ये सब बातें हम पढ़ते हैं, सब बातें हम पढ़ते हैं। लेकिन यहां जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो इनके जन्म की। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को, और जो स्थान है वो है कटक, ओडिशा में एक स्थान है कटक, वहां पर इनका जन्म हुआ था, कटक ओडिशा में। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 23 जनवरी को इनका जो जन्म हुआ था, इसे एक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने कई बार बताया हुआ है आपको, कई बार बताया हुआ है। और इनके दिवस को जो मनाते हैं ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जाता है। ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब इसके आगे जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक प्राइज है, ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी अवार्ड भी कह देते हैं इसको, ग्रेमी प्राइज। इस पर अब तक जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन का प्राइज क्या है, कैसे है, उसको समझ लीजिए। लंबी चौड़ी लिस्ट याद नहीं करनी है, जो आपको अन्य एक दे देते हैं पीडीएफ के माध्यम से, वैसा नहीं करना है।
देखिए, इस पर एक सदाबहार क्वेश्चन आता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपका ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जो बहुत बार आता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बात ये यही याद कर लेना। अब आगे कब पूछेंगे? आगे ये तब पूछते हैं जब किसी भारतीय को मिल जाता है, 100% पूछते हैं। यदि किसी भारतीय को मिल जाए, पंडित जसराज जी को मिला था, पूछा था। अब जो मिला है वो किसी भारतीय को तो नहीं मिला है, लेकिन भारत के साथ उनका कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। इस कारण से चर्चा का विषय रहा। तो 68वां जो 2026 में ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ये दलाई लामा को मिला है। बहुत सारे पुरस्कार होते हैं इसके अंदर, दलाई लामा को मिला। दलाई लामा कौन है? तिब्बती धर्मगुरु है, 14वें, इनको मिला है। और आपने ये ध्यान रखना है कि इनको किसके लिए मिला है। इन्होंने एक एल्बम बनाया था, एल्बम का नाम थोड़ा सा पूरा याद मत रखना चाहिए, केवल इतना ही याद रख लेना, मेडिटेशंस, मेडिटेशन, इतना याद रख जाएगा तो ये आप ऑप्शन को देखकर पहचान जाओगे। आगे द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, ये है ऐसे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिटेशंस के नाम से आप ध्यान रखो। दलाई लामा को मिला है, तिब्बती धर्मगुरु है, 68वें 2026। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरीके से ग्रैमी पुरस्कार जैसा एक पुरस्कार और होता है, वो भी खूब पूछा जाता है आपके स्टैटिक जीके में, पुलित्जर पुरस्कार। हमारे सर इसको याद करवाते थे, पै से याद कर लेना। पै मतलब पत्रकारिता, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये चीजें ऐसी है जो बहुत आती है, ठीक है, इसलिए ये कभी भी आप गलत मत कर देना, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट से पीछे चले जाओगे फिर आप। तो इजाजत चाहूंगा, आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।